Good evening, good evening, good evening all of you. ऑडियो वीडियो एक बार आप लोग कंफर्म कर दें, ठीक आ रहा है? ऑडियो वीडियो पूरी तरीके से ठीक आ रहा है सभी को? कोई इको वगैरह तो नहीं हो रही? ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली पीडीएफ सभी को मिल गई थी। वो पीडीएफ हमने फोल्डर में भी प्रोवाइड कर दी थी, यूट्यूब में भी अवेलेबल करा दिया था। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो कल वाली क्लास की पीडीएफ अवेलेबल थी। जो पिछले 2 पीडीएफ दिए थे वो भी अटैच कर दिए थे हमने, यूट्यूब के लिंक में भी, टेलीग्राम पर भी, आपके आरोहन के फोल्डर में भी। और जो आज वाली पीडीएफ है वो भी सब जगह अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पे देखेंगे तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आज वाली जो पीडीएफ है। उसके अलावा आरोहन के फोल्डर में और टेलीग्राम वगैरह सब जगह शेयर कर देंगे इसको, ठीक है? तो लिखने वाली प्रॉब्लम जो उसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा, जो प्रॉपर मैं सब कुछ बना के दे रहा हूँ डाटा एज इट इज, उसको प्रिंट निकाल लेना आप। और आईपी वाली क्लास आज मॉर्निंग तो नहीं हुई है क्योंकि करंट का डाटा बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। करंट का डाटा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें मॉर्निंग क्लास नहीं हो पाई है। करंट की आज 2 क्लासें हो जाएंगी। आईपी वाली कल एक क्लास हम इवनिंग कोशिश करेंगे कर लें। एक दिन में एक ही क्लास हो पा रही है क्योंकि कंटेंट बनाने में भी टाइम लगेगा, करंट में अलग अलग सोर्स से ढूंढना पड़ता है। और आईपी की क्लास हम देखेंगे कल, या तो इवनिंग कर लेंगे। तो शेड्यूल आप चेक कर लीजिएगा, मैं ऐप के ऊपर उसमें ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल दूंगा। कल का शेड्यूल क्या होगा ऐप के ऊपर ब्रॉडकास्ट मैसेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी फिलहाल आज का टॉपिक शुरू करें। आदर्श कुमार शर्मा, मैंने जिस बैच के लिए जो कमिट किया था वो चीज़ें सब प्रोवाइड की हैं। आप लेट जुड़े हैं तो आप स्टार्टिंग में जो चीज़ें कराई हैं वो देख लो। CGPDTM का जो पूरा का पूरा कोर्स है 100% वो आरोहन एजुकेशन पर अवेलेबल है। यूट्यूब में करंट वगैरह के लेक्चर, आईपी के लेक्चर मैंने कमिट किए थे वो मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। 13 दिसंबर आज का टॉपिक है जेमिनी एआई। पहला टॉपिक जेमिनी एआई। व्हाट इज जेमिनी एआई? कल हमने एक बात की थी चैट जीपीटी के बारे में। कल हमने सुना था ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का ही कंपटीटर है जेमिनी एआई। पर जेमिनी एआई शुरुआत में उतना सक्सेसफुल चैट जीपीटी के कंपैरिजन में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसलिए चैट जीपीटी को ज्यादा लोग जानते हैं, जेमिनी को रिलेटिवली कम लोग जानते हैं। पर जेमिनी में भी अब जो काम हुआ है, अभी हाल फिलहाल में 32 टेस्ट किए गए, कंपैरिजन किए गए, 32 टेस्ट किए गए, जिसमें 30 टेस्ट में जेमिनी एआई चैट जीपीटी से बेटर रहा है। अभी हाल ही में कंपैरिजन किया गया, 32 ट्रायल किए गए, 32 टेस्ट किए गए, जेमिनी एआई वर्सेस चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के कंपैरिजन में 30 ट्रायल में 32 में से 30 में जेमिनी एआई ने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या चीज है ये? जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से जेमिनी एआई है, पर चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का है जबकि जेमिनी गूगल का है। दोनों में क्या अंतर है? चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का है और जेमिनी जो है वो गूगल का है, ठीक है? गूगल रिसेंटली अनवील्ड जेमिनी एआई। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, जेमिनी एआई किसका है? गूगल का है। जेमिनी इज गूगल लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको LLM कहते हैं। Gemini is Google latest large language model that has been designed to be more powerful and capable than its predecessor. Gemini is built for multimodality that reasons seamlessly text, image, वीडियो, ऑडियो, कोड, इन सबको सपोर्ट करेगा। जेमिनी एआई जो है वो टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, इमेज हो, ऑडियो हो, कोड हो, इन सबको डिटेक्ट कर लेगा ये। तो जेमिनी एआई चैट जीपीटी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर इस समय। जेमिनी इज द फर्स्ट मॉडल दैट हैज आउट परफॉर्म्ड ह्यूमन एक्सपर्ट्स ऑन MMLU। MMLU का मतलब मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो गूगल पहला ऐसा मॉडल है जिसने MMLU को ओवर परफॉर्म कर, मतलब आउट परफॉर्म कर दिया है, उससे बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो जेमिनी जिस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पे बना है, जिस कंसेप्ट पे बना है, वो आउट परफॉर्म, ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है MMLU के कंपैरिजन में। तो ये किस पे है? LLM पर है। जेमिनी LLM पर है और इसने ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है MMLU वाले टेक्नोलॉजी के मुकाबले। Seeing that it is one of the most used method that tests the knowledge and problem solving ability of AI. AI को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है जेमिनी। तो जेमिनी इज द फर्स्ट मॉडल जिसने आउट परफॉर्म किया है, इनसे बेटर परफॉर्म किया है MMLU कंपैरिजन में भी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज मेथड दैट टेस्ट द नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इसमें और बेटर निकल के सामने आ रही है। ठीक है, जेमिनी AI किन किन एरियाज में एक्सपर्टीज है इसका? कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, सीन अंडरस्टैंडिंग में, एनोमली डिटेक्शन, जियो स्पेशल साइंस का मतलब है लोकेशन वगैरह आपको जाननी हो, प्लानिंग इंटेलिजेंस का पार्ट हो, किसी चीज को मॉनिटर करना हो, यहाँ बैठे बैठे आपको किसी चीज को मॉनिटर करना है। जियो स्पेशल का क्या मतलब होता है? जियो स्पेशल का मतलब होता है ज्योग्राफी प्लस कंप्यूटर। जैसे कोई लोकेशन वगैरह आपको ट्रैक करनी हो, यहाँ बैठे बैठे कोई लोकेशन देखना हो, तो जियो स्पेशल का मतलब होता है ज्योग्राफी प्लस कंप्यूटर। तो आपको प्लानिंग करनी हो, चाहे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी हो किसी चीज की, उसमें भी हेल्प करेगा। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ के लिए इसमें भी इसका रोल है। पर्सनलाइज हेल्थ केयर किसी को देना हो, बायो सेंसर इंटीग्रेशन करना हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसमें भी इसका रोल है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज में डोमेन नॉलेज ट्रांसफर, डाटा फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, LLM, जेमिनी का इन सब में यूज होगा। मतलब चैट जीपीटी की तरीके की कोई चीज, पर उससे भी थोड़ी एडवांस। समझना क्या है, जेमिनी किसका है? गूगल का है। क्या चीज है? जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह का, पर उससे एडवांस। खत्म हो गई बात। आर्टेमिस अकॉर्ड, आर्टेमिस अकॉर्ड, आर्टेमिस मैंने पहले ही बताया है। अच्छा, आप लोगों को 250 प्लस क्वेश्चन की करंट अफेयर में सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन, वीडियो पढ़े हैं, यूट्यूब पे ही पढ़े होंगे, ऐप पे भी पढ़े हैं। 250 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने बनाए थे वो सॉल्व करवाए थे। एक आध ऑप्शन में कहीं गलती थी, वो सब मैंने क्लास में करेक्ट करवा दिए थे। एक दो क्वेश्चन में आंसर में गलती थी, जैसे चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बताया था, पी वीरा मुथुवेल ये नाम है, ऑप्शन में ऋतु करिथाल गलत दिया था। पी वीरा मुथुवेल कई बार बता चुका हूँ, चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो एक दो क्वेश्चन में करेक्शन थी, वो वीडियो में साथ साथ बता दिया था मैंने। तो 250 प्लस क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी आपको दे रखी थी क्वेश्चंस के लिए। कुछ लोगों के पास नहीं होगी तो मैं आज फिर से उसको लिंक में अटैच कर दूंगा। और उसमें एक दो क्वेश्चन में गलतियां थी, आंसर में गलतियां थी, वो मैंने क्लास के साथ साथ बता दिया था। वीडियो के साथ देखोगे, उन क्वेश्चन को वीडियो में कराया हुआ है, और एक आध जगह गलतियां थी उनको करेक्ट भी कर दिया था हमने। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन कराए थे, करंट अफेयर के भी कराए थे, क्वेश्चन अच्छे थे वो। उसमें एक क्वेश्चन तो चंद्रयान 3 वाला मैंने बताया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, वो पीडीएफ दूंगा तो उसमें गलत मत पढ़ लेना। पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल, ये है। चंद्रयान 3 पढ़ा भी रखा है थ्योरी में, ठीक है। पी वीरा मिथुवेल, जो पीडीएफ आपको दी है उसमें भी चंद्रयान 3 का टॉपिक है, उसमें भी लिखा हुआ है पी वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 पीडीएफ दी है, उसमें भी लिखा हुआ है, जो करंट अफेयर पीडीएफ अटैच की थी कल, उसमें भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया है, करेक्शन भी कई बार कराई हुई है। तो नाम ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल। और निगार शाहजी हैं आदित्य L1 में, निगार शाहजी आदित्य L1। आर्टेमिस क्या प्रोग्राम है? देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, ये वो लोग हैं जो पहली बार मून पे गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, ये मैंने स्पेस प्रोग्राम में आपको नासा वाले प्रोग्राम में बताया था। अपोलो मिशन 1960s में, 1960 के दशक में अपोलो मिशन के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, ये मून की सतह पर उतरे थे। पर उसके बाद से किसी ह्यूमन को मून पर नहीं भेजा गया। इसरो का चंद्रयान मिशन भी, उसमें कोई ह्यूमन नहीं गया है। तो नासा कई साल के बाद 69 में भेजा था, 50 ईयर से भी ज्यादा हो गए हैं, मून पर कोई ह्यूमन नहीं भेजा गया है। फिर से अब एक प्रोग्राम है नासा का, आर्टेमिस। क्वेश्चंस में भी कराया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस में भी बताया था मैंने आर्टेमिस, थ्योरी में बता चुका हूं आर्टेमिस प्रोग्राम जब पढ़ाया था। तो आर्टेमिस में नासा फिर से प्लान कर रहा है, नासा फिर से प्लान कर रहा है ह्यूमन को मून पर भेजेगा।
और अगर ये सफल रहता है तो इनका लॉन्ग टर्म विजन है कि मार्स पर भी मून को भेजेंगे, मंगल ग्रह पर। नासा का प्रोग्राम आर्टेमिस, जिसमें ह्यूमन को मून पर भेजना है, 50 साल से ज्यादा हो गए ह्यूमन को गए हुए, और उसके अगर ये सफल रहता है तो फिर मार्स पर भी भेजेंगे। और भी कई सारे प्लान हैं नासा के कि आगे कई सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, स्पेस के ऑब्जेक्ट हैं, उन पर ह्यूमन को भेजा जाएगा। तो इसमें रोबोट और ह्यूमन दोनों को भेजने का प्रावधान, उनका प्लान है। ह्यूमन को जब भेजेंगे उससे पहले रोबोट का ट्रायल करेंगे। जैसे गगनयान मिशन में इसरो भी ह्यूमन को भेजने का प्लान कर रहा है, पर स्पेस में। राकेश शर्मा इंडियन पर्सन स्पेस में गए थे, पर वो इंडियन मिशन का हिस्सा नहीं थे, वो यूएसएसआर का मिशन था, सोवियत संघ का मिशन था, उसका हिस्सा थे वो। तो इसरो पहली बार ह्यूमन को भेजेगा अब नेक्स्ट ईयर गगनयान में, पर वो स्पेस में भेज रहा है। मैं बात कर रहा हूं मून पे भेजने की। तो मून पे कोई ह्यूमन अभी वही नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन गए थे, 50 ईयर से ज्यादा हो गए, कोई नहीं गया। राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, मून पर नहीं। ठीक, अब इसमें नासा प्लान कर रहा है आर्टेमिस मिशन में 50 ईयर से ज्यादा हो गए, अब फिर ह्यूमन को मून पे भेजना है। तो ये मिशन क्या है, ह्यूमन को मून पर भेजना है, कीवर्ड तो ऐसे याद रखो। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फिर मार्स पर भी भेजने का प्लान है, और भी जो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी एक एक करके इनका प्लान है कि हम भेजेंगे। पर ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रोजेक्ट है इनका, जिसको ये अभी कर रहे हैं। तो रोबोट को भेज कर ट्रायल करेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन भेजा जाएगा। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि इसमें नासा कई सारी कंट्री कई सारी कंट्रीज के साथ इन्होंने टाई अप भी किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। नासा ने, अमेरिका का एक स्पेस डिपार्टमेंट उन्होंने, और कई कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट किया है। उसको आर्टेमिस अकॉर्ड नाम दिया है, उसको नाम दिया है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या चीज है, ये जो नासा इतना बड़ा एक काम करने वाला है, कई देशों के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया है इन्होंने। तो कई देशों की स्पेस एजेंसी इसमें हेल्प करेगी, इसमें साथ में काम करेंगे। जैसे कि इजराइल की एजेंसी है, कनाडा की एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान की एजेंसी है। तो कई सारी एजेंसीज मिलकर इसमें साथ में काम कर रहे हैं, कई सारे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 33 कंट्री अभी तक इसको साइन कर चुके हैं, इंडिया भी है। 33 कंट्री इसको साइन कर चुके हैं, जिसमें इंडिया भी है। तो इंडिया में स्पेस एजेंसी कौन साथ में काम करेगी, इसरो। इंडिया की तरफ से किसका कंट्रीब्यूशन, इसरो का ही तो होगा स्पेस के लिए। तो आर्टेमिस अकॉर्ड, ये एग्रीमेंट नासा और अमेरिका ने, नासा तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी प्लस अमेरिका की संस्था जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो, उन्होंने मिलकर और देशों के साथ भी एग्रीमेंट कर लिए हैं, कई स्पेस एजेंसी के साथ भी एग्रीमेंट किए हैं कि मिलकर इसको सक्सेसफुल किया जाए। तो मून पर भेजना है, फिर मार्स पर भेजना है, फिर और भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स कई सारे वहां पर भेजेंगे। अब इसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, वो दोनों गए थे जब मून पर 1969 अपोलो मिशन में, दोनों मेल थे। अब इसमें ये फीमेल को भी भेज रहे हैं। जो क्रू जाएगा, जो लोग भेजे जाएंगे, उसमें फर्स्ट टाइम फीमेल भी भेजी जाएगी। फर्स्ट टाइम इसके अंदर वुमेन को भी भेजा जाएगा मून पर। फर्स्ट वुमेन, इनका नासा का प्लान है, इसको भेजा जाएगा मून पर। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। काफी पॉपुलर एस्ट्रोनॉट हैं ये, क्रिस्टीना कोच। 44 इयर्स की इंजीनियर हैं, स्पेस प्रोग्राम से लगातार जुड़ी रही हैं। तो फर्स्ट वुमेन क्रिस्टीना कोच, ये इनको भेजा जाएगा, क्रू जाएगा, पर उसमें फर्स्ट वुमेन, पहली बार वुमेन को भी मून पर भेज रहे हैं। नाम फाइनल हो गया है, क्रिस्टीना कोच को भेज रहा है नासा। पहली बार किसी वुमेन को भी भेजा जाएगा मून पर, क्रिस्टीना कोच। पहली बार जो गए थे वो मेल थे, तो जो ग्रुप जाएगा उसमें फीमेल क्रिस्टीना कोच को ही भेजा जाएगा। क्रिस्टीना कोच के नाम एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये पहली ऐसी विमेन है जिसने सबसे लंबे समय तक स्पेस के अंदर जो ऑब्जर्वेटरी बनी है, ISS वगैरह, वहां पर टाइम बिताया है। 328 डेज, 328 दिन, इतना लंबा समय स्पेस में इन्होंने बिताया है। 328 डेज, सबसे लंबा समय वुमेन के तौर पर, सबसे लंबा समय किसी वुमेन साइंटिस्ट, किसी वुमेन एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में बिताया, क्रिस्टीना कोच। अभी हाल ही में बहुत न्यूज में थी, 328 डेज, फरवरी में अर्थ पे लौटी हैं वापस। ठीक है, तो ऑलरेडी इनको काफी एक्सपीरियंस है, स्पेस में कई बार ट्रेवल इन्होंने किया है, बहुत लंबा टाइम बिताया है, इसलिए क्रिस्टीना कोच जो है इनको सेलेक्ट किया गया। और स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी है, ट्रायल वगैरह किए जाएंगे। स्पेस में ह्यूमन के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है ISS, जो मैंने जीके करंट अफेयर में, साइंस में, स्पेस में पढ़ाया हुआ है।
आईएसएस आप समझ लीजिए स्पेस में घर, साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो यहाँ रहते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे बड़ा ऐसा ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन ने स्पेस में प्लेस किया है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कई बार आप इमेज वगैरह देखते हैं स्पेस की कि एस्ट्रोनॉट कुछ खा रहे हैं, ऐसे हवा में उड़ रहे हैं और किसी उसके अंदर है कोई घर जैसी कोई चीज बनी है, वो बेसिकली आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। काफी बड़ा स्ट्रक्चर जो स्पेस में प्लेस किया है, कई देशों ने मिलकर बनाया था, अकेले नासा ने नहीं बनाया था। तो आईएसएस वगैरह तो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है जी के करंट अफेयर में, पुराने लेक्चर्स में। तो आईएसएस सबसे बड़ा ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस में प्लेस किया गया। अब कुछ साल में इसको डीकमीशन होना है, कुछ साल में ये अभी बात चल रही है कि इसको रिटायर करना है। काफी साल इसको हो गए स्पेस में, अब कुछ समय बाद आप देखेंगे 1-2 साल में आने वाले कुछ समय में अब डिस्कशन शुरू हो गए हैं कि इसको रिटायर करने का टाइम आ रहा है, इसका रिटायर करने का टाइम आ रहा है, फिर कुछ नया बनाएंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह वो जगह है जहां पर एस्ट्रोनॉट जाकर रहते हैं। तो अभी इसरो और नासा ने फिर एक टाई अप किया है कि एक टीम भेजी जाएगी आईएसएस में अभी एस्ट्रोनॉट फिर कुछ भेजे जाएंगे। इसरो के साथ भी टाई अप हुआ है नासा का इसको लेकर कि सक्सेसफुल तरीके से ह्यूमन को यहाँ भेजना है। तो इसमें तो बहुत ट्रेवलिंग ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट जाते रहते हैं, दुनिया के कई एस्ट्रोनॉट आईएसएस में जा चुके हैं, कोई पहली बार नहीं जा रहा। तो आईएसएस स्पेस में बना हुआ एक घर जहां जाते हैं साइंटिस्ट। कृष्णा कोच भी काफी लंबा समय यहाँ बिता चुकी है, कई देशों के एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। इसरो भी ह्यूमन को प्लान कर रहा है स्पेस में भेजने के लिए, तो इसरो को भी हेल्प मिल जाएगी कि इंडियन पर्सन भी आईएसएस में जाएगा, तो स्पेस में ह्यूमन को भेजने से पहले इसरो को भी एक अनुभव मिल जाएगा। यहाँ पर इंडियन को स्पेस में भेजेंगे तो इसरो को भी अनुभव मिल जाएगा कि स्पेस में किस तरह की सिचुएशन है, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा वहां पर। ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, नासा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें ह्यूमन को 50 ईयर से ज्यादा हो गए मून पर फिर से भेजना है, मून पर फिर से भेजा जाएगा। अब इसको देखो, द आर्टेमिस अकॉर्ड इज अ नॉन बाइंडिंग, और जो लोग इस एग्रीमेंट को साइन किए हैं उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है कि अगर कोई फुलफिल नहीं कर पाया तो उसको पनिश किया जाएगा या पेनल्टी लगाई जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है जिसमें यूएस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है एंड अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। अमेरिका इसको लीड कर रहा है, नासा अमेरिकन एजेंसी ही है, अमेरिका इसको लीड कर रहा है। मून पर ह्यूमन को भेजने का टारगेट है 2025 तक, मून पे ह्यूमन को भेजना है 2025 तक, ये टारगेट ईयर तय किया है विद द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सपेंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इसके बाद फिर मार्स का भी प्लान है और उसके बियॉन्ड भी हमें जाना है और भी ऑब्जेक्ट्स पे भेजना है। दिसंबर 4, 2023 इस मंथ दिसंबर 1 वीक तक 33 कंट्री इसका हिस्सा इस एग्रीमेंट से जुड़ चुके हैं। दिसंबर 2023 तक 33 कंट्री हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, जिसमें 13 यूरोप के कंट्री हैं, 13 देश हैं यूरोप के जो इसका हिस्सा बन गए हैं, 8 कंट्री एशिया से हैं, 4 हैं साउथ अमेरिका के, 3 हैं नॉर्थ अमेरिका के, 2 ओशियनिया वाला ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया और जो आइलैंड कंट्री हैं उस कॉन्टिनेंट में जो आते हैं ओशियनिया बोलते हैं उनको, और अफ्रीका से भी 3 कंट्री लिए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अफ्रीका से भी पहली बार शामिल किया गया है, अफ्रीका से भी पहली बार शामिल किया गया है इस तरह के प्रोग्राम में। अफ्रीका के 3 कंट्री इसमें जो शामिल है उनका नाम है नाइजीरिया, रवांडा और अभी जुड़ा है अंगोला। 33 नंबर कंट्री जुड़ा है अंगोला, इससे पहले नाइजीरिया रवांडा इसका पार्ट थे, अभी अंगोला भी शामिल हो गया है इसमें। तो अफ्रीकन कंट्री को भी जगह दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड में जो इनके रूल रेगुलेशन जो ड्राफ्ट किया गया है, सारा बनाया गया है, नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मिलकर ड्राफ्ट किया था इस एग्रीमेंट को। नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने मिलकर इसको ड्राफ्ट किया है, इस अकॉर्ड को तैयार किया है, और बाकी कई सारे कंट्रीज को साइन कर चुके हैं। ये ड्राफ्ट किया गया है आर्टेमिस अकॉर्ड, नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है, जिसमें ये सब सिविल एक्सप्लोरेशन होना है, मून, मार्स और उसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में है वहां पर जाना है। थ्रू दिस आर्टेमिस प्रोग्राम नासा पहली बार किसी वुमेन को मून पर भेजेगा। पिछली बार जब भेजा था तो मेल को भेजा था। वुमेन कौन है? क्रिस्टिना कोच।
आगे लिख दिया है मैंने नोट बनाकर। तो नासा वुमेन को भेजेगा, क्रिस्टीना कोच। अगला पॉइंट, और पिछली बार अपोलो मिशन जब था तो मून के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। लूनर सरफेस के बारे में इससे बड़ा प्रोग्राम अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुआ है। लार्जेस्ट एवर प्रोग्राम मून के बारे में, इससे बड़ा प्रोग्राम पहले भी जो है, इससे पहले भी कोई इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया। तो आर्टेमिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सिविल्स में आप देखोगे क्या पता प्री में पूछ बैठे अगली बार। तो ये चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन भी है। ठीक है। और ये अकॉर्ड ये कब बनाया है? ये एग्रीमेंट तैयार हुआ है 2020 में। आर्टेमिस अकॉर्ड, ये जो एग्रीमेंट तैयार हुआ है 2020 में तैयार हुआ है, और 2023 तक आते आते इसमें 33 कंट्री जुड़ चुके हैं। 2020 का एग्रीमेंट है ये। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है 2020 का। प्रोग्राम तो पहले से चल रहा है, आर्टेमिस तो 17 के आसपास शुरू हुआ था, पर ये जो अकॉर्ड बनी है, जो एग्रीमेंट बनी है इसकी, वो 2020 के आसपास बनी है। तो नासा इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इन्होंने जो अकॉर्ड, ये जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ है 2020 के आसपास ये एग्रीमेंट आया है। आर्टेमिस प्रोग्राम उससे पहले का है। आर्टेमिस अकॉर्ड, ये जो एग्रीमेंट है वो 2020 की है। आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत इससे पहले की है। आर्टेमिस अकॉर्ड एग्रीमेंट जो बना है और अपडेट जो किया गया है और कंट्री को शामिल किया जा रहा है, वो एग्रीमेंट 2020 का है। तो कई सारी जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। इसमें एग्रीमेंट के अंदर रेस्क्यू, कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो रेस्क्यू कैसे होगा, रिटर्न कैसे आना है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सेफ्टी सब ध्यान रखते हुए, ये सारा इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर वो पूरा मिशन जैसे प्लान होगा, सारी चीजें इसमें लिखी हैं। रेस्क्यू, सेफ्टी, हर चीज सब मेंशन, रूल रेगुलेशन इस प्रोग्राम के सब उसमें दिए होंगे। तो नासा ने अभी नाम बता दिया है, पहली विमेन जो भेजी जाएंगी, ये लिखा क्रिस्टीना कोच। 328 डेज, सबसे लंबा रिकॉर्ड स्पेस फ्लाइट वुमेन के तौर पर इनके नाम पर है। जितनी भी वुमेन एस्ट्रोनॉट रही हैं उसमें 328 डेज का रिकॉर्ड आईएसएस में बिताने का। आईएसएस वही स्पेस में बना हुआ घर, स्पेस में बना हुआ घर। तो क्रिस्टीना कोच, शी हैव अ रिकॉर्ड स्टे ऑफ 328 डेज ऑन द आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस में जो ऑब्जर्वेटरी है, ये इतना लंबा समय बिताया। लिखा है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमन, सबसे लंबा समय इनके द्वारा बिताया गया। तो इसीलिए इनको चुना गया है कि जब ये लॉन्च होगा तो वुमेन में ये भी जाएंगी, जो क्रू भेजा जाएगा उसमें ये भी होंगी। इंडिया ने भी हाल ही में कुछ समय पहले ही डिसाइड किया था आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने का। इंडिया इसका हिस्सा बन चुका है। नासा और इसरो, इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह भी साइन कर लिए हैं, आईएसएस पे 2024 में इंडियन लोग भी भेजे जाएंगे। तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, जो कि लाइक माइंडेड कंट्री एक साथ आए। नासा और इसरो ने भी एक एग्रीमेंट, ये इसका पार्ट इंडिया बन गया है। तो नासा इसरो भी एग्री कर गए हैं 2024 में आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडियन वगैरह भी भेजा जाए। अफ्रीका की तरफ से कंट्री आना एक बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। ये भी क्वेश्चन है कि अफ्रीका की तरफ से कौन सा कंट्री आर्टेमिस में ज्वाइन किया है। 3 कंट्री अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं, नाइजीरिया, रवांडा, ये दोनों पहले जुड़ गए थे, अंगोला अभी जुड़ा है। 33rd कंट्री जो आर्टेमिस का पार्ट बना है अंगोला। अफ्रीका के 3 कंट्री हैं, नाइजीरिया, रवांडा एंड अंगोला आर द ओनली 3 अफ्रीकन कंट्रीज। ओनली 3 अफ्रीकन कंट्रीज आर द ओनली 3 अफ्रीकन कंट्रीज। ये वर्ड इसमें ऐड कर लेना, ये तीनों आर द ओनली 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ज्वाइन किए हैं। ओनली 3 कंट्री नहीं, ओनली 3 अफ्रीकन कंट्रीज। नाइजीरिया, रवांडा पहले ज्वाइन कर चुके हैं, अंगोला अभी जुड़ा है। 33rd नंबर पे अंगोला जुड़ा है। सिलक्यारा टनल बहुत न्यूज में रही है, क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर जो उस रेस्क्यू मिशन में जुड़े रहे, उनका बड़ा नाम चर्चा में है, तो क्वेश्चन आ सकता है इस पे। सिलक्यारा टनल, 4 धाम यात्रा जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसका हिस्सा है ये। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, वहां पर ये टनल बन रही थी। तो 4 धाम प्रोजेक्ट, जिसमें काफी हैवी कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड वगैरह के इलाके में हो रही है,
धाम को जोड़ने के लिए रोडें वगैरह बन रही हैं, रोडें चौड़ी हो रही हैं, पहाड़ों को काटा गया। उत्तराखंड का हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है। जोशीमठ वगैरह भी आपने देखा, वो सिंक कर गया, धस रहा है पूरा, लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हो रहे हैं, जमीन धस रही है। अगला नंबर नैनीताल, नैनीताल भी लगातार खतरे में है, अलार्मिंग सिचुएशन है वहां पर भी। तो उत्तराखंड का जो हिमालय का स्ट्रक्चर, हिमालय एक यंग माउंटेन है, उत्तराखंड वगैरह का स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। तो चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर दोनों चर्चाएं हैं कि भाई डेवलपमेंट जरूरी तो है, पर डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर। उत्तराखंड तो बर्बाद हो रहा है इस डेवलपमेंट से, लोकल लोग विरोध भी कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी वार्न कर रहे हैं बार बार। अर्थक्वेक वाली बेल्ट भी है, तो सिलक्यारा टनल भी जो धस गई अभी, यहाँ पर जो मलबा आ गया था, इसमें बंद हो गया था रास्ता, 41 लेबर इसमें फंस गए थे। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, हिमालय उसको सस्टेन कर पाए ये क्वेश्चनेबल है, और अलग अलग एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं संभाल पाएगा उत्तराखंड इतने हैवी स्ट्रक्चर को, इतनी हैवी मशीनरी, क्रेन वगैरह लगाना, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि वहां के पहाड़ उतने मजबूत नहीं है। जोशीमठ का एग्जाम प्रॉब्लम भी यही है, नैनीताल में भी यही है कि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत होते हैं, स्ट्रक्चर हिमालय का वो कमजोर स्ट्रक्चर है। ज्योग्राफी वगैरह में बहुत डिटेल में हमने हिमालय पढ़ाया भी हुआ है। तो सिलक्यारा टनल, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, सिलक्यारा टनल में जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन जिंदगी। सिलक्यारा टनल में 44 वर्कर का जो रेस्क्यू किया गया, एक तो कहां पर ये चल रहा था, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। ये कहां पर चला है रेस्क्यू ऑपरेशन, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, यहां पर ये चला। 41 वर्कर्स को बचाया गया। क्या किस मिशन के तहत बचाया गया, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ऑपरेशन जिंदगी। ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र का नहीं। ऑपरेशन जिंदगी इज अ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फंसाने के लिए क्या बोल देगा, ऑपरेशन जिंदगी केंद्र सरकार का प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट का था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला ना कि मैं यही टेंट लगा के रहूंगा जब तक नहीं निकल जाते। तो ऑपरेशन जिंदगी इज अ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 41 वर्कर्स जो 17 दिन तक फंसे रहे सिलक्यारा बेंड बारकोट टनल, पूरा नाम इसका ये है, सिलक्यारा बेंड बारकोट टनल, उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोफेसर जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है, आर्नोल्ड डिक्स उनका नाम है। ये क्वेश्चन भी पूछेगा, इसके हीरो कई लोग, वैसे तो रैट होल माइनर्स जो थे, रैट होल माइनर जो टीम थी, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मजदूरों को निकालने में कई सारी टेक्निक फेल कर गई थी। रैट होल माइनर्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये रैट होल माइनर अभी हाल ही में चर्चा में थे, ये कौन लोग हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखो रैट होल माइनर्स ये लगातार चर्चा में थे, रैट होल माइनर्स कौन होते हैं, ये वही एक्सपर्ट हैं जो टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए काम किए थे। कई प्रयास किए गए, सब फेल हो गए थे। रैट होल माइनर्स की टीम जब बाद में आई है, इन लोगों की मदद से निकाल पाए। रैट होल माइनर्स कहां चर्चा में थे, उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए इस टीम ने काम किया था, जो सक्सेसफुल रहा। रैट होल माइनर की टीम ने ही फाइनली इनको निकाला। और ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट जो लगातार इससे जुड़े रहे, उनका नाम था आर्नोल्ड डिक्स। आर्नोल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट, इंपॉर्टेंट रोल रहा है उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में। सिलक्यारा बेंड बारकोट टनल ये नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बना रही है, अंडर NHIDCL के अंदर बन रही है। ये सिलक्यारा बेंड बारकोट टनल कंस्ट्रक्शन नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये बना रहे हैं अंडर NHIDCL के अंतर्गत, जो कि चारधाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 2 लेन ऑल वेदर रोड्स वगैरह बन रही हैं, यमुनोत्री, उसके अलावा धरासू, ये सब एरिया कनेक्ट कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है, जिससे 20 किलोमीटर का रूट कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इस टनल का फायदा क्या होगा, यूपीएससी कैसे पूछेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में लिख देगा या इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ देगा। अटल टनल का क्वेश्चन, रोहतांग टनल वाला क्वेश्चन ईएस में आया था, एक स्टेटमेंट में यही लिख दिया, कितनी डिस्टेंस कम हो रही बताओ। तो इसमें 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है, जो 20 किलोमीटर दूरी कम कर देगी। इसके बनने से 20 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। और अब ये क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह हो गया है, अब फिर से इसमें वर्क शुरू होने वाला है। अभी NHIDCL ने वो इन्फॉर्म वगैरह कर दिया है कि दोबारा से वर्क शुरू होना है, इसमें बंद नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह हो गया है, दोबारा से काम कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज के लिए एनवायरनमेंट में हमने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत चर्चा की है। यूनाइटेड नेशन की जो एक फ्रेमवर्क यूएनएफसीसीसी, इससे संबंधित मैंने क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ाए थे आपको, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। यूएनएफसीसीसी का मतलब है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका नाम है। हर साल इनकी मीटिंग होती है जहां क्लाइमेट के बारे में चर्चा होती है कि क्लाइमेट जो बदल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, कार्बन का लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज आ रही है, ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, अर्थ के डूबने का खतरा है, कई तरह की ग्लोबल वार्मिंग समस्याएं हैं। पूरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जो एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। यहाँ फिलहाल मैं आपको बताऊं, हर साल डिस्कशन होता है, हर साल मीटिंग कराई जाती है। उस मीटिंग को कहा जाता है कॉप। जो लोग पढ़ चुके हैं इजीली समझ पा रहे होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम ये जान सकते हैं क्लाइमेट चेंज संबंधित कोई ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कई मुद्दों के लिए काम करता है। गरीबी, भूखमरी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, बहुत चीजों के लिए काम करता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था, संयुक्त राष्ट्र बोलते हो हिंदी में। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है यूएनएफसीसीसी, जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है। इसकी हर साल मीटिंग कराई जाती है, इसे कहते हैं कॉप। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कि जितने पार्टी यूएनएफसीसीसी से जुड़े हैं, पार्टी कौन है? कंट्री। जितने कंट्री यूएनएफसीसीसी से जुड़े हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, इसको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का मतलब यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब यूएनएफसीसीसी से जो कंट्री जुड़े हैं वो पार्टीज हैं, और उनकी कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कॉप। कॉप इस साल वाली जो है, अब क्वेश्चन आता है इस साल की कॉप कहां हुई? दुबई। एक क्वेश्चन तो करंट का ये हो गया। तो अब की बार की जो मीटिंग है वो 28 नंबर मीटिंग है। अब की बार की मीटिंग 28 नंबर मीटिंग है। करंट का क्वेश्चन क्या है? कहां हुई है? दुबई में। दुबई में। और यहीं पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, सीसीपीआई। पिछली वाली जो करंट अफेयर दी थी मैंने, उसमें भी पीडीएफ में बताया था। पिछली जो करंट अफेयर आपको दी है उसमें भी सीसीपीआई में इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही थी पढ़ाया था मैंने। अब ये नई रिपोर्ट आ गई है इस बार की, तो सीसीपीआई की रिपोर्ट में अब नई रैंकिंग आ गई है। इंडिया इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7th नंबर पे है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, पिछले बार भी डेनमार्क था, अभी भी डेनमार्क है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज की गई है कॉप 28 दुबई में मीटिंग के दौरान। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में इंडिया पोजीशन इंप्रूव हुई है, अभी हम 7th नंबर पर आ गए हैं। नंबर 1 डेनमार्क है, यूरोपियन कंट्री, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। उनका वेदर भी अच्छा है, धूल धक्कड़ पॉल्यूशन कम है वहां पर, वैसे भी पॉल्यूशन भी कम है, इंडस्ट्री फैक्ट्री भी वो लोग मैनेज करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं आजकल। तो क्लाइमेट चेंज प्लस पॉपुलेशन वहां पे कम है, फैक्टर उनके लिए सूटेबल है। हमारे लिए चैलेंजेस अलग है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी नहीं पहुंची है, प्लस इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी बड़ी पॉपुलेशन हो गए हम। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 7th नंबर इंडिया रैंक रहा है इस बार। पॉइंट समझ आ गया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब देखो इसको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का डाटा। तो कई सारी जो दुनिया में रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो हमने पढ़ाई हुई है आपको। जैसे मैंने पढ़ाया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक बताओ। पूरे वर्ल्ड में जो इनोवेशन वगैरह होते हैं उसमें इंडिया अभी किस रैंक पर है? 40 नंबर रैंक है, 40 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन के मामले में इंडिया 40 नंबर। और 13 साल से टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। तो इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, ये सब पढ़ा रखे हैं। हंगर इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट सब पढ़ा रखी है, पीडीएफ में दी भी है, क्लास में कराई भी है। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है नई सीसीपीआई 2023 की, इंडिया इस बार 7th नंबर रैंक पर रहा है। India ranked 7th in this year climate change performance index.
अप 1 स्पॉट फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब लास्ट टाइम 8th नंबर पे था, एक रैंक और इंप्रूव किया है। लास्ट टाइम इंडिया 8th पर था, अब की बार 7th पर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन दुबई, दुबई में रिपोर्ट रिलीज की गई है। क्यों रिलीज की गई है? COP28 मीटिंग चल रही है UNFCCC, उसके दौरान रिलीज किया गया। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री तो है ही, पर उसके बाद भी लो पर कैपिटा एमिशन है, पर पर्सन जो एमिशन का रेट है वो कम है। अभी भी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो टारगेट है हमारा, जैसे मोदी जी ने COP26 की जो मीटिंग थी, 26वीं मीटिंग जब हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि 2070 तक, 2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा। ये पिछले करंट में मैंने लेक्चर में बताया हुआ था। पिछली बार जब करंट कराया था अभी कुछ टाइम पहले, तब बताया था कि इंडिया का टारगेट था कि 2070 तक, मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं आपको। देखो, इंडिया ने, पीएम मोदी गए थे, COP26 जब हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि 2070 तक हम नेट कार्बन जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, कि नेट कार्बन एमिशन हमारा एटमॉस्फेयर में जीरो होगा। मतलब जितना हम रिलीज करेंगे उतना हमारे पास जंगल एरिया होगा जो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारी तरफ से नेट वैल्यू एडिशन एनवायरनमेंट में कार्बन जीरो होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, 2070 तक हम इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, कि जितना हम रिलीज करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी करेंगे। कि अगर 4 यूनिट रिलीज हो रही है तो 4 हमारे पास एब्जॉर्ब भी होगा। इतनी रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके होंगे, इतने पेड़ पौधे लगे होंगे कि नेट एडिशन हमारा नेचर में नहीं होगा, कि इन्वायरमेंट की बर्बादी में हमारा रोल नहीं रहेगा। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम राइजिंग इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बिजली चाहिए, धीरे धीरे हम रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इतना टारगेट ईयर हमारा था, पर ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इस टारगेट को देखते हुए भी अभी हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है कि हम एक स्पॉट इंप्रूव किए हैं, पर तो भी जो हमारा टारगेट है उससे अभी हम पीछे चल रहे हैं, मोदी जी ने जो बोला था। तो नेट कार्बन जीरो एमिशन COP26 मोदी जी ने कहा था 2070 तक हम अचीव कर लेंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये डिले होगा, अभी इतने टाइम पे लग नहीं रहा। हालांकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, पर इसमें टाइम लगेगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी है, तो चैलेंज भी है हमारे लिए। छोटे कंट्री होता तो मैनेज करना आसान होता, हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कंट्री एक्सपर्ट्स रिपोर्टेड दैट इंडिया कोशिश कर रहा है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इंडिया की है 2070 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन कर पाना। तो कोशिश तो कर रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, सोलर विंड इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर अभी भी लग रहा है कि टाइम पर हम अचीव कर पाएंगे नहीं। थोड़ा सा क्लैरिटी उस पर नहीं आ रही कि अचीव हो पाएगा कि नहीं। टॉप 3 कंट्रीज इंडेक्स में डेनमार्क, स्वीडन, चिली। टॉप 3 कंट्री इस बार डेनमार्क, स्वीडन, चिली। यूक्रेन के लिए डाटा रिलीज नहीं कर पाए हैं क्योंकि युद्ध में उलझा हुआ है। यूक्रेन का डाटा नहीं रिलीज हो पाया है क्योंकि युद्ध में है, वो वॉर चल रही ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पुराना प्रोग्राम है, 2015 की योजना है। ये जो कैंपेन है 2015 का है। अभी मोदी जी लगातार इसको यूज कर रहे हैं, चर्चा में है, इसलिए मैंने बता दिया। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम मैंने पीछे भी पढ़ाई थी, उज्ज्वला, उजाला, उदय सब पढ़ाई हैं। आयुष्मान भारत सब स्कीम आपने पढ़ रखी है, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब करा हुआ है। एक दो प्रोग्राम और देख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। 2015 का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका क्या मोटिव है? अब इंडिया में इतना वेरिएशन है, कैसे कनेक्ट किया जाए सबको, कैसे एक पूरे देश को लेकर लोगों में एक भावना बने, नेशनलिज्म जैसे की बात करें। अब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरली भी देखें तो इतने अलग अलग स्टेट जो हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है। तो कैसे यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए कॉमन, मतलब उस चीज को हम अपना स्ट्रेंथ कैसे बना लें, कि कोई कहीं भी भारत में रह रहा है पर वो एक भारत के नाम पे कनेक्ट कैसे हो। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट, कितने अलग अलग लोग हैं पर एक देश के नाम पे सब यूनाइट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जैसे करें। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम 2015 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। देखो ये लिखा है, इसका एम क्या है? टू इनहेंस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग राज्य और यूटी के लोगों के बीच में। कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा की बात हो रही है, कर्नाटका में कन्नड़ा की बात होती है,
अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह रहे, कुछ प्रॉब्लम भी आती है कई बार। तो कैसे एक अच्छा कनेक्शन बने लोगों में, कैसे लोग आपस में कनेक्टेड फील करें, एक दूसरे के कल्चर को भी समझें, कि विद इन इंडिया जितनी डाइवर्सिटी है कैसे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लोगों में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम 2015 का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, इसका एम है टू इनहेंस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट ड्यूटीज थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ड्यूटी पेयरिंग द स्टेट कैरी आउट एक्टिविटी टू प्रमोट ए सस्टेन्ड and structured cultural connect in the area of language learning, culture, tradition, music, tourism, cuisine, खाना पीना। भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको लोग समझें, उसको एंजॉय करें, कुजीन, स्पोर्ट्स, कि भाई है तो भारत की ही चीजें, उनको और प्रमोट किया जाए इसके तहत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत को जो भी हमारे स्टेट ड्यूटीज वगैरह हैं, तो लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूजिक, टूरिज्म, खाना पीना मतलब कुजीन, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, पूरे देश को जाने, पूरे देश को समझें। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? क्रिएट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अवर नेशन एंड टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द पीपल ऑफ अवर कंट्री, कि जिससे लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट फील करें एक दूसरे से। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना भी आएगी इससे, लोग डीपली कनेक्ट होंगे, इमोशनली कनेक्ट होंगे। रिच हेरिटेज और कल्चर को जानेंगे, ट्रेडिशन को जानेंगे। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एस्टेब्लिश होगा, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। मतलब वही भारत की जो विविधताएं हैं उसकी बेटर समझ हो लोगों में, लोग ज्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करें देश के नाम पर, अपने देश को अच्छा जाने। एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब ये हुआ। अब कुछ सिंगल लाइनर, जहां बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना, कुछ सिंगल लाइनर देख लें। बुकर प्राइज की कल मैं बात कर रहा था, तो मैन बुकर इंटरनेशनल तो मैंने कल बता दिया था। बुकर प्राइज जो मिला है अभी जल्दी ही पॉल लिंच को मिला है। मैन बुकर इंटरनेशनल कल बता दिया था मैंने, और मैंने कहा था उससे भी बड़ा प्राइज होता है बुकर प्राइज, पर बुकर प्राइज मिलता है सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया नॉवल हो, वो ट्रांसलेशन वाले काम पे नहीं मिलता, वो इंग्लिश में ही लिखा है उसके लिए मिलेगा। तो पॉल लिंच आयरलैंड के ऑथर हैं, आयरलैंड के हैं पॉल लिंच, उनको बुकर प्राइज मिला है। उनकी बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। नाम ऑथर का भी इंपॉर्टेंट है, किताब का भी नाम इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखा गया हो उसके लिए मिलता है बुकर प्राइज, जो मैन बुकर इंटरनेशनल से भी बड़ा अवार्ड है। देती सेम संस्था है, मैन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है ब्रिटेन की। तो पॉल लिंच आयरलैंड के ऑथर हैं, इनको दिया गया है बुकर प्राइज। इनकी किताब का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। तो जहां हमें डिटेल में बात करनी डिटेल में बात करेंगे, जहां सिंगल लाइनर से काम चलेगा सिंगल लाइनर, पूरा पूरा नहीं पढ़ना। अभी अपने ये एंटी इस्लामिक स्टेटमेंट वगैरह देने के लिए नीदरलैंड का एक व्यक्ति लगातार न्यूज में है, गेट वाइल्डर्स नाम है इसका। एंटी इस्लामिक कमेंट वगैरह देने के लिए लगातार न्यूज में है गेट वाइल्डर्स, और ऐसा लग रहा है कि नीदरलैंड का पीएम बनने वाला है अभी ये। अभी आज ही की न्यूज है, मतलब वहां पे इलेक्शन का जो तरीका है, तो जो डायरेक्शन पे जा रहा है, लग रहा है कि अगला पीएम ये बनने वाला है नीदरलैंड में, एंटी इस्लामिक विचारधारा का है। तो गिल्ट वाइल्डर, ये ऐसा लग रहा है कि अगला पीएम होने वाला नीदरलैंड का, लगातार न्यूज में है ये। एम फातिमा बीवी, जस्टिस एम फातिमा बीवी, जो हमने बताया था फर्स्ट अमंग द इंडियन में, पहली इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज, फर्स्ट इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जज रही एम फातिमा बीवी। अब इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इसलिए क्वेश्चन है। हाई कोर्ट में फर्स्ट वुमेन कौन रही थी? लीला सेठ। फर्स्ट इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जज एम फातिमा बीवी, अभी इनकी डेथ हो गई। और फर्स्ट इंडियन वुमेन हाई कोर्ट में जज लीला सेठ, दोनों पढ़ाया हुआ था, अभी इनकी डेथ हो गई है, इसलिए अब करंट का क्वेश्चन हो गया। जस्टिस एम फातिमा बीवी कंट्री की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज थी, हाल ही में जिनकी डेथ हो गई। द्रौपदी मुर्मू, इनको सम्मानित किया गया सूरी नाम के सबसे बड़े सम्मान से। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें भी कराया था, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी कराया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सूरी नाम जो कंट्री है उसके सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया इनको।
हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको सम्मानित किया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने। हाँ, इंडिया सूरीनाम के अच्छे बायलैटरल टाइज रहे लंबे समय में, उसके लिए सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति को। तो द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहां पे मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहां पे मिला है? सूरीनाम, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा। फिर मैंने पढ़ाया था मोदी जी को भी ग्रांड क्रॉस वाला जो ऑनर फ्रांस का मिला है, वो सिविलियन ऑनर है, मिलिट्री ऑनर है कि दोनों है, बताया था। पीएम मोदी को सम्मान जो मिला फ्रांस में, कौन सा सम्मान? ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर करके जो अवार्ड था, वो सबसे ऊंचा सिविलियन और मिलिट्री दोनों ऑनर है। वो भी आपको करंट में भी करा रखा है, पढ़ाया भी हुआ है, सिविलियन मिलिट्री दोनों में आता है वो। ये सिविलियन ऑनर है, और ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वाला जो अवार्ड फ्रांस का, वो हाईएस्ट सिविलियन मिलिट्री दोनों है। ठीक, तो कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी। भारत के सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी का काम होता है ऑडिट करना, जहां भी गवर्नमेंट का पैसा लगा है, सेंटर या स्टेट, उसकी ऑडिट करने का काम है सीएजी का। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ये संस्था आर्टिकल 148 के अंदर। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो सीएजी के पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको यूनाइटेड नेशन का जो पैनल है ऑडिटर्स का, उसमें शामिल किया गया है, वाइस चेयरमैन बने हैं उसमें। ये भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, यूनाइटेड नेशन का जो पैनल है ऑडिटर्स का, उसमें इनको वाइस चेयरमैन का पद मिला है अभी। जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का काम है ऑडिट करना, केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा जहां भी लगा हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा जहां भी लगा हो, उसकी ऑडिट करने का काम है इनका। क्लियर है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी, इनको यूनाइटेड नेशन एक ऑडिटर पैनल में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। थाईलैंड में नए पीएम बने हैं, आसपास का देश है तो नाम जानना है, इसमें याद रखना आसान है। THA से थाईलैंड, और इसके भी नाम में ये वर्ड आ रहा है था, THA, ऐसे याद कर लो। तो 4 ऑप्शन आए, थाईलैंड, THA, मैच कर दो सीधा। श्रेथा थेविसिन नाम है इनका, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेथा थेविसिन। डोनाल्ड टस्क, ये भी आज ही की न्यूज है, नए पीएम पोलैंड के नए पीएम डोनाल्ड टस्क। पोलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पोलैंड के रास्ते से ही तो हथियार भेजे जा रहे हैं, पोलैंड के रास्ते से हथियार यूक्रेन को सप्लाई दी जा रही है। तो रशिया यूक्रेन वॉर में पोलैंड का रोल बड़ा क्रूशियल है। पोलैंड में नए पीएम बन गए हैं डोनाल्ड टस्क। भारत के लीजेंड सचिन तेंदुलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको ये वोटर को अवेयर करने के लिए इनको एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया है, नेशनल आइकन घोषित किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सचिन तेंदुलकर को एक नया रोल नेशनल आइकन के तौर पे डिक्लेयर किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर अवेयरनेस के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए इलेक्शन रिलेटेड नेशनल आइकन घोषित किया। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा क्लोज एक पर्सन था, ये मैंने पहले बताया है, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं तो दोबारा सुन लो। येजेनी प्रिगोजिन, ये इसको पुतिन का शेफ कहा जाता था। एक समय में इतना क्लोज था व्लादिमीर पुतिन के कि इसको पुतिन का शेफ कहते थे। ये वहां पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाली कंपनी चलाता था, वैगनर ग्रुप। तो वैगनर एक प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप था और पुतिन का बड़ा क्लोज था, इसका जो फाउंडर था प्रिगोजिन। अब ये क्या किया, इसने पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। पुतिन को बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस करना पड़ा, उसको यही लीड कर रहा था प्रिगोजिन। मतलब एक समय में पुतिन का बड़ा क्लोज अलाई, बाद में उसका ही विरोधी हो गया, और अभी प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो गई प्रिगोजिन की। तो क्वेश्चन है, वैगनर ग्रुप लगातार न्यूज में था, उसका हेड कौन था? फाउंडर का नाम प्रिगोजिन। द फाउंडर ऑफ द वैगनर प्राइवेट मर्कनरी ग्रुप यूजेनी प्रिगोजिन, हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हुई। एक समय पुतिन का पर्सनल शेफ बोला जाता था, इतना क्लोज था, पर इसने विरोध कर दिया था पुतिन का, हाल ही में प्लेन क्रैश में मारा गया है।
भारत के एक्टर कॉमेडियन वीर दास, भारत के एक्टर कॉमेडियन वीर दास, इनको हाल ही में एक अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड। वीर दास इंडिया के एक्टर और कॉमेडियन, इनको एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। इनका कोई शो नेटफ्लिक्स पे था, वीर दास लैंडिंग ऑन मंडे इस नाम से। ये मिलने वाला ये पहले इंडियन है, पहले इंडियन है, बस इसलिए क्वेश्चन है। दिस अकम्पलिशमेंट मेक्स हिम द फर्स्ट इंडियन जो इस कॉमेडी कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। कॉमेडी कैटेगरी में ये अवार्ड जीतने वाला पहला व्यक्ति वीरदास। छोटे मोटे क्वेश्चन है, पूछना तो नहीं चाहिए, क्या पता पूछ बैठे, पता नहीं चलता। हालांकि ये सब क्वेश्चन बकवास आना नहीं चाहिए। तो कॉमेडी कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन जिसको ये मिला है वीरदास। ईरान ने अभी तीसरा सैटेलाइट नूर 3 ये लॉन्च किया है। तो नूर नाम से अगर कोई सैटेलाइट पूछ ले, सीधे ईरान टिक करो। नूर 1, नूर 2, नूर 3, तीसरी सैटेलाइट अभी लॉन्च की है नूर 3। ईरान अमेरिका दोनों एंटी पार्टी है ना। कासिम रॉकेट है इनका, उसके द्वारा भेजी गई, कासिम रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ईरान ने सक्सेसफुली थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम नूर 3 ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड एक ग्रुप है जिसके हेड को कुछ समय पहले अमेरिका ने मार डाला था, कासिम उल सुलेमानी को। कासिम सुलेमानी हेड हुआ करता था ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का। कुछ टाइम पहले अमेरिका ने उसको मार दिया था, 3 कारें चल रही थी, उस पर मिसाइल अटैक कर दिया था। तो कासिम रॉकेट के द्वारा नूर 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई और सक्सेसफुली प्लेस हो गई है। मिलिट्री सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट को भेजेंगे जिससे अर्थ पे ट्रैक करेंगे। अमेरिका ने इतनी सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है कि सैटेलाइट से अर्थ को ट्रैक करता रहता है, वहां बैठा बैठा देख लेता है इंडिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है। ईरान अगर न्यूक्लियर पे कुछ काम करता है, अमेरिका को पता चल जाता है, सैटेलाइट स्पेस में है, उसे ट्रैक कर लेता है। तो ईरान भी ये काम कर रहा है, ईरान भी सैटेलाइट लगातार बना रहा है, अर्थ की ट्रैकिंग करेगा, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है आसपास, जिससे खतरे, आने वाले खतरे का पता चल सके। तो अर्थ की इमेजिंग के लिए सैटेलाइट का काम क्या होगा? अर्थ की इमेजिंग, अर्थ की इमेज खींच खींच के भेजेंगे, मतलब अलग अलग हिस्से को ट्रैक करने के लिए। ये जो भेजा जा रहा है मिलिट्री सैटेलाइट है अर्थ की मॉनिटरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूके, इन्होंने एक सबसे पावरफुल लेजर, अभी तक की सबसे पावरफुल लेजर इन्होंने बनाई है, वुल्कन 2020। वुल्कन 2020 ये प्रोजेक्ट है इनका, उसके तहत इन्होंने सबसे पावरफुल लेजर डेवलप की है। तो यूनाइटेड किंगडम इज अंडरटेकिंग ए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर वुल्कन 20। वुल्कन 20 यूके का प्रोजेक्ट है जिसके तहत वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेजर ये बना रहे हैं। दिस लेजर एंटिसिपेटेड टू बी ए मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन। मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन, मतलब जितनी सनलाइट हमें रिसीव होती है उसकी जितनी क्लैरिटी है, जितनी ब्राइटनेस है, उससे कहीं ज्यादा ब्राइट होगी ये। सर्जरी वगैरह में, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में काफी हेल्प करेगा ये। इतनी अच्छी क्लैरिटी देगा, इतनी ब्राइट लाइट होगी कि कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और क्लीन एनर्जी में भी। तो वुल्कन 2020 सबसे पावरफुल लेजर बनाने का प्रोजेक्ट है यूके का, जो क्लीन एनर्जी में और कैंसर ट्रीटमेंट में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो गया है, मतलब खुले में शौच मुक्त। अब रियल में हुआ है कि नहीं ये नहीं, पर पेपर पे कह दिया इन्होंने। ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त उत्तर प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया है। 95,767 गांव गवर्नमेंट कह रही है यूपी में कि खुले में शौच मुक्त हो गया। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया संकल्प सप्ताह। संकल्प सप्ताह कब से कब तक होता है? अक्टूबर के महीने में। संकल्प सप्ताह क्या है? ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल वगैरह में चीजों को प्रमोट करना, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये स्वास्थ्य वगैरह है, उसके लिए। तो दिल्ली से लॉन्च किया गया ये संकल्प सप्ताह। क्वेश्चन क्या है? संकल्प सप्ताह हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली से लॉन्च किया। संकल्प सप्ताह कब मनाया गया है? अक्टूबर 3 से अक्टूबर 9 के बीच। जैसे पोषण माह होता है सितंबर में न्यूट्रिशन के लिए, एक होता है पोषण माह, वो पूरे महीना सितंबर के महीने में होता है पोषण माह। एक संकल्प सप्ताह इन्होंने शुरू किया है, वो अक्टूबर 3 से अक्टूबर 9 के बीच हुआ। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम चलाया जाता है, ब्लॉक लेवल वगैरह पे प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे बेटर गवर्नेंस दिया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक चीजें वहां पर प्रमोट की जा सकें।
तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड यूनिक वीक लॉन्ग संकल्प सप्ताह भारत मंडपम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से जुड़ा है, ब्लॉक लेवल पर चीजों को डेवलप करना। ए नेशन वाइड प्रोग्राम जिसमें 500 ब्लॉक 329 जिलों के इनमें चलाया जा रहा है। 329 डिस्ट्रिक्ट भारत में, उसके 500 ब्लॉक में चलाया जा रहा है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसमें ब्लॉक लेवल पे काम होना है, ये कंप्रहेंसिव प्रोग्राम है, ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट किए जाएं, ब्लॉक लेवल पे चीजें चलाई जाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब चीजें इस प्रोग्राम में कवर की गई हैं। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में कवर की गई हैं। नासा का एक एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो, इसने रिकॉर्ड बना दिया है, मेल है, 371 डे स्टे इन स्पेस। तो मैंने बताया था क्रिस्टीना कोच का रिकॉर्ड 328, वुमेन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका है। और ओवरऑल अभी नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने रिकॉर्ड बना दिया 371 डे स्पेस में। क्रिस्टीना कोच वुमेन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड 328 डेज, और मेल में फ्रैंक रूबियो, ये भी नासा के हैं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनिक साहा, भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो ई कैबिनेट सिस्टम शुरू किए हैं कि जो कैबिनेट की बैठकें वगैरह हैं वो ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट करके हो जाएं। उत्तराखंड ई कैबिनेट सिस्टम ले आया है, उत्तर प्रदेश ले आया है, अरुणाचल ले आया है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल पहला है और त्रिपुरा दूसरा हो गया है। मनिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो डिजिटल कैबिनेट सिस्टम, ई कैबिनेट सिस्टम, मतलब कैबिनेट की बैठक वगैरह अपनी अपनी जगह से ही बैठे बैठे हो जाए। कैबिनेट की बैठक अपनी अपनी जगह से बैठे बैठे हो जाए। जो भी राज्य की बैठकें होनी है, टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज खराब ना हो, टाइम बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ई कैबिनेट सिस्टम भारत में 4 स्टेट अभी तक ला चुके हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल। और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के बाद दूसरा है त्रिपुरा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑपरेशन ज्यादा हो पाएंगे, सर्विसेज बढ़ेंगी, टाइम बचेगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, एज को लेकर एक अभी रिपोर्ट आई है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ ए सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 ये कह रही है, जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस और यूएन की एक संस्था, यूएन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, तो रिलायबल, क्रेडिबल है। ये क्रेडिबल है कि इन्होंने रिपोर्ट दिया तो ठीक दिया होगा। ये रिपोर्ट कह रही है कि 2050 तक, 2050 तक 20% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू बी एल्डरली। जो एक एवरेज एज ग्रुप होगा इंडिया का, वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा। मतलब टोटल पॉपुलेशन इंडिया की, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, तो ये कह रहे हैं कि 2050 तक आते आते 20% पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है, ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो डेमोग्राफिक डिवाइड है, इतने लोग युवा, इतने बुजुर्ग, इतने ओल्ड एज, जो भी इतने बच्चे, तो वो 20% ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा हमारा जो डाटा है। मतलब एल्डरली क्लास में, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है ग्रुप, ऐसा समझो। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर कोंगथोंग, एक गांव है मेघालय का, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया 2023 का। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर कोंगथोंग, मेघालय के खासी हिल का एक जिला, मेघालय में खासी हिल जिला जो है उसमें एक गांव है कोंगथोंग। मेघालय के खासी हिल्स में जिला है खासी, ईस्ट खासी हिल्स, उसमें कोंगथोंग गांव है। बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 इसको दिया गया अवार्ड। बेस्ट विलेज, टूरिज्म विलेज 2023 इसको सम्मानित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन वाली बस अभी ट्रायल किया गया है, इंडियन ऑयल ने प्रोड्यूस किया फ्यूल उसके लिए। तो इंडिया की टॉप ऑयल फर्म इंडियन ऑयल, सितंबर 25 को इन्होंने इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वाली पावर बस ये अनवील की है, शो की है। इंडियन ऑयल ने 25 सितंबर को कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस, इसको अनवील किया है दिल्ली में। 2 बसों का ट्रायल कर रहे हैं, अभी 2 बसों पर ट्रायल कर रहे हैं। सक्सेसफुल रहेगा तो इंडियन ऑयल ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ये बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो इंडिया की टॉप ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल 25 सितंबर को इन्होंने अनवील किया है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर बस दिल्ली में।
और इसका वेस्ट कुछ नहीं है। वेस्ट क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन। एनवायरमेंट में एनर्जी में पढ़ाया हुआ है, वाटर निकलता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, उसका एमिशन क्या आएगा? पानी आएगा। एमिशन जो होगा जस्ट वाटर, तो क्लीन एनर्जी है। आदि गुरु शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा स्टैचू कहां पर इनॉग्रेशन? ओमकारेश्वर में हुआ है। खंडवा जिला मध्य प्रदेश पड़ता है, और इसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ वननेस, एक आत्मा की प्रतिमा, एकत माता की प्रतिमा। 108 फुट ऊंचा आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू ओमकारेश्वर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में इनॉग्रेशन हुआ है। इसको नाम दिया है एकत माता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस। डॉक्टर स्वाति नायक, इनको बोरलॉग अवार्ड दिया गया है। कल मैं एम एस स्वामीनाथन का जिक्र कर रहा था तो मैंने बताया एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में है। वर्ल्ड में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। इनके नाम पर ही दिया जाता है बोरलॉग अवार्ड, जो एग्रीकल्चर, रिसर्च, इस तरह के किसी काम में किया गया हो। एग्रीकल्चर है, रिसर्च है, इस तरह का कुछ काम किया गया हो, उसको दिया जाता है। तो इंडियन पर्सन को मिला है, इसलिए क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर स्वाति नायक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं। क्योंकि इंडियन को मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वाति नायक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं, उनको दिया गया है बोरलॉग अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड मतलब ऐसी राइस की वैरायटी वगैरह बनाए, ऐसे क्रॉप बनाए, कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी अच्छी हो, न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी हो। साइंस के बिना तो नहीं हो पाएगा। इंडियन आर्मी ने एंटी टैंक माइन इंडक्ट की है, शामिल की है सेना में 600। क्या नाम है? विभव। डीआरडीओ की मदद से बना है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में 600 एंटी टैंक माइन शामिल की हैं, उसको नाम दिया है विभव। क्वेश्चन क्या है? विभव क्या है? एंटी टैंक माइन है सेना के पास। एंटी टैंक माइन जो सेना में शामिल हुआ विभव, डीआरडीओ की हेल्प से बना है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओशियन में पॉल्यूशन क्लीन करने वाला एक शिप है, समुद्र प्रहरी उसका नाम है। अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा है, ये कई देशों में टूर किया है इसने। मैरीन पॉल्यूशन, ओशियन में जो पॉल्यूशन वगैरह होता है उसको क्लीन करने वाला शिप है। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको ऑपरेट करते हैं, समुद्र प्रहरी इसका नाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है समुद्र प्रहरी। आसियान कंट्री जो है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब जो देश हैं, वहां तक ये टूर वगैरह किया है। 1 महीने से ऊपर जर्नी रही है। मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है ये। मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला शिप है। ठीक है। फ्रांस ने, किस कंट्री ने आईफोन को बैन कर दिया था रेडिएशन की प्रॉब्लम पे? मैंने कई बार बोला है मोबाइल फोन रेडिएशन का प्रॉब्लम है, पर बड़ी बड़ी कंपनी बात को दबा दे जाती हैं। कई रिपोर्ट पहले भी आई है कि मोबाइल फोन से रेडिएशन आते हैं, वो दिक्कत कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि बात दब जाती है। फ्रांस ने देखो आईफोन जो नया आया उसको बैन कर दिया। फिर आईफोन, एप्पल ने कहा कि हम इसके लेवल को डाउन करेंगे, तो फ्रांस ने एप्पल आईफोन 12 इसके सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि जो यूरोपियन रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट है उससे ज्यादा एमिशन है, इसका एमिशन उससे ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है? एप्पल आईफोन किस कंट्री ने बिक्री पे बैन लगा दिया था? फ्रांस। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, आयुष्मान भव नाम से इन्होंने कैंपेन चलाया है कि हेल्थ सुविधाएं क्या लोगों को पहुंच पा रही हैं। हेल्थ की सुविधाएं जो हैं वो क्या रिमोट एरियाज वगैरह में भी सब तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं? आयुष्मान भव नाम का कैंपेन है। आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है वो हेल्थ के लिए ही है। आयुष्मान भारत बता चुका हूं मैं। आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है वो हेल्थ से रिलेटेड ही है। तो आयुष्मान भव कैंपेन चलाया गया कि हेल्थ सर्विसेज रिमोट एरियाज तक भी जा पा रहे हैं कि नहीं। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की है, रिमोट एरियाज तक भी हेल्थ बेनिफिट जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए है। ग्राम पंचायत, विलेज लेवल वगैरह तक भी हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया अनाउंस द लॉन्च ऑफ द आयुष्मान भव कैंपेन एम्ड एट इंप्रूविंग डिलीवरी ऑफ हेल्थ स्कीम। रिमोट एरियाज तक सब तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। सेम सेक्स मैरिज को लेकर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको लीगल स्टेटस नहीं देंगे, सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो वो नियम बनाए। सेम सेक्स मैरिज को लेकर कई समय से डिबेट चल रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया
वो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर क्या कहता है, LGBTQ के ऊपर वो कहता है कि हम इसको लीगलाइज नहीं कर सकते, लीगल स्टेटस नहीं दे सकते, जरूरत हो तो सरकार और पार्लियामेंट मिलकर इस काम को करे, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं, पर हम इसको लीगल स्टेटस नहीं देंगे। तो सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, अभी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की, 3:2, 3 लोगों ने फेवर में वोट किया, 2 ने अगेंस्ट में। तो 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उनका 3:2 डिसीजन आया कि LGBTQ इसकी फुल फॉर्म होती है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्यूर कम्युनिटी टू मैरी एंड चूज फैमिली। कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है इसको लीगलाइज करने के लिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे वर्डिक्ट आया है, उन्होंने इसको मना कर दिया है। इन्होंने पार्लियामेंट वगैरह के ऊपर डाल दिया, गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि वो डिसाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट देखे या सेंट्रल गवर्नमेंट देखे या पार्लियामेंट देखे क्या करना है, हमें इस पर कोई मतलब नहीं, हम इसको लीगल स्टेटस नहीं देंगे, इन्होंने ये बोला। क्लियर है? 19th एशियन गेम, अभी तक देखो एशियन गेम हर 4 साल में कराए जाते हैं। अभी तक की सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस इंडिया की रही है वो इस बार का एशियन गेम चाइना में हुआ, हांगझोउ में। तो क्वेश्चन क्या है, एशियन गेम 19वां एशियन गेम 2022 में होना था, 23 में हुआ। 19th एशियन गेम 2023 में कंडक्ट हुआ है, चाइना ने होस्ट किया है हांगझोउ में। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, एशियन गेम 2023 कहां हुए, हांगझोउ में हुए, कहां है, चाइना। इंडिया का फ्लैग बियरर, जब वो सेरेमनी होती है तो फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से कौन थे, PR श्रीजेश, झंडा लेकर जो वह पूरे स्टेडियम में घूमते हैं। तो फ्लैग बियरर भारत की तरफ से कौन रहे थे, PR श्रीजेश, हॉकी प्लेयर। इस बार का जो एशियन गेम था उसका मैस्कट क्या था, सिंबल क्या था, कोई इवेंट कराया जाता है तो उसके लिए कोई मैस्कट जारी करते हैं, ठीक है। तो जो मैस्कट था वो 3 रोबोट, ये कार्टून जो है ये मैस्कट था इस बार के एशियन गेम्स का। इन तीनों रोबोट के नाम है चैन चैन, कॉन्ग और लियान लियान, ये नाम है। मैस्कट जो है रोबोट था इस बार का, ये 3 रोबोट के नाम है जो एशियन गेम के मैस्कट थे। अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एशियन गेम में इंडिया की रही, 107 मेडल जीता है, चौथे नंबर पे रहा। 107 मेडल, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। 107 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। फर्स्ट टाइम एशियन गेम की हिस्ट्री में इंडिया इतने मेडल पाया है और चौथे नंबर पे रहा इस बार। स्टार्टिंग के 3 कौन है, चाइना कराया है तो चाइना नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नंबर 3। टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन है, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया, साउथ कोरिया है ये। रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया को बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया का नाम है पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम की हिस्ट्री में इंडिया इतने मेडल जीता है, चौथे नंबर पे समाप्ति हुई प्रोग्राम की। मेडल टैली वगैरह लिख दिया यहाँ पे, कितने कितने मेडल बता ही दिया मैंने, जरूरत नहीं है। अगला कहाँ होगा, अब इसके बाद होगा जापान में। इसके बाद का जो आयोजन कराया जाएगा जापान में कराया जाएगा 2027। तो एथलीट लोग जो है, भारत सबसे ज्यादा मेडल जो पाया है एथलीट लोगों ने जिताए हैं। एथलीट जो है सबसे ज्यादा मेडल उन्होंने जिताए हैं। तो उसमें 29 मेडल टोटल, 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। उसके बाद हॉकी टीम जो है वो भी 5-1 से जीती है। नए स्पोर्ट कौन कौन से शामिल किए गए इस बार का एशियन गेम में नए गेम कौन कौन से शामिल हुए, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस। ई स्पोर्ट, ब्रेक डांस, कुछ इवेंट थे जो पिछली बार के एशियन गेम में नहीं थे, उनको दोबारा शामिल किया। नए गेम कौन से आए, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ई स्पोर्ट्स होगा पबजी खेल रहे होंगे, तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। इसके अलावा कुछ गेम ऐसे जो पिछली बार वाले में नहीं थे, उससे पहले थे, पहले होते थे, पिछले वाले 18 वाले में नहीं कराए गए थे, उनको दोबारा कराया गया इस बार। गो, जियांगी, चेस, ये कुछ इवेंट हैं। क्रिकेट, बोर्ड गेम, ये सब गेम कराए गए हैं। क्रिकेट और बोर्ड गेम जो 18 वाले में नहीं हुए थे उनको फिर से वापसी की गई है। एशियन गेम हर 4 साल में आयोजन होता है, मैंने बताया। इसका जो सिंबल है, जैसे ओलंपिक में 5 रिंग बनी होती हैं अलग अलग कलर की, यहाँ पे सिंबल होता है राइजिंग सन 5 रिंग के साथ।
राइजिंग सन, यहाँ पे राइजिंग सन की इमेज है और 5 रिंग बनी हुई हैं। ओलंपिक में 5 रिंग होती हैं अलग अलग कलर की, यहाँ पर राइजिंग सन की इमेज और 5 रिंग है। अगला आयोजन 2027 में जापान में होगा। यहां तक पूरी चीज समझ आ गई? अब किसी को नहीं कुछ समझ आया तो बताओ। सारी बात क्लियर हो गई? अगला आयोजन 2027 जापान में होना है। अब इसमें कल का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, कल का हमारा क्या प्लान है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, एक दिन में एक लेक्चर होगा, क्योंकि करंट वाली क्लास जिस दिन है उस दिन कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। कंटेंट पूरा बनाने में एक, और वो भी सीधी सी बात है, कंटेंट भी सिर्फ उतना जो एग्जाम के मतलब का हो, फालतू फालतू सब चीजें काट छाट करना पड़ता है। तो करंट की क्लास जब होगी एक क्लास रखेंगे। आईपी की क्लास हम एक दिन में 2 भी कर सकते हैं। तो या तो आईपी की क्लास परसों एक दिन में 2 क्लास रखेंगे, पहले करंट देख लें, या कल हम आईपी कर लें उसके बाद करंट देखें। आईपी में ज्यादा कुछ है नहीं। आईपी जितना मैं पढ़ा चुका हूँ 7 लेक्चर, उन लेक्चर को रिवाइज कर लो पहले। तो आईपी जितना मैं करा चुका हूँ उन लेक्चर को रिवाइज कर लो। 7 लेक्चर हैं, उतने में से क्वेश्चन बनेंगे। एक आध आपने सेक्शन के लिए बोला था लेक्चर, 1-2 लेक्चर मैं ऐड कर दूंगा सेक्शन वगैरह के लिए। तो वो बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे कि 7-8 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर पहले मैं कुछ क्लासेस ज्यादा ऐड कर दूं, और वैसे भी 2-3 दिन के अंदर ये सब कंप्लीट ही हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है? ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। धनंजय इंटीमेशन आए या नहीं आए, वो एग्जाम पोस्टपोन करें या कुछ भी करें, हम फिलहाल कंटिन्यूएशन में कंप्लीट कर लें इसको। वो उनको क्या करना है उनको छोड़ो, हमें जो पढ़ना है हम अपनी तैयारी पूरी करें। ठीक है? उनके चक्कर में मत पड़ो, उन्हें खुद को नहीं पता उनको क्या करना है। हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम निकालना हमको है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है इस चीज से। ठीक है? तो करंट अफेयर की क्लास जिस दिन होगी उस दिन एक क्लास रखेंगे, क्योंकि पूरा दिन लगेगा कंटेंट रेडी करने में। और आईपी एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, आप उसकी चिंता ना करें। 15 तक आते आते तो हम लगभग निपटा ही लेंगे। उसके बाद देखूंगा मैं, टाइम अलाउ करता तो करंट के क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे जैसा आप लोग बताओगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ये पीडीएफ अभी फोल्डर में सब में आ जाएगी, टेलीग्राम वगैरह पे भी, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिंक में रहेगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल।